नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2019 की मनी नाम की एक ड्रामा और थ्रिलर से भरपूर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो शेयर मार्केट के फ्रॉड और स्कैम पे बनी है। यदि आप लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं तो ये मूवी आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया की येओइडो नाम की एक शहर से होती है। वहीं पर डीएम सिक्योरिटी नाम की एक ब्रोकरेज फर्म में माइक नाम का एक लड़का एज अ ब्रोकर काम करता है। माइक बहुत मेहनत और लगन से काम करता है, लेकिन इसके बावजूद वह एक कामयाब ब्रोकर नहीं बन पाया और उसका कमीशन हमेशा जीरो ही होता है। जो उसके लिए एक शर्मनाक बात थी, वह अपने आसपास सक्सेसफुल ब्रोकर्स को देख के वो भी उनके जैसा बनना चाहता था और किसी भी हालत में सक्सेस और पैसा कमाना चाहता था। माइक एक बहुत ही गरीब परिवार से है। उसके माता पिता रास्पबेरी फार्मर हैं और जब भी उसे टाइम मिलता है वह फार्मिंग में उनका हेल्प करता है। ऑफिस में उसका खास दोस्त होता है केविन। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और एक साथ अब एक ही ऑफिस में काम भी करते हैं। केविन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वह अपना खुद का इन्वेस्टमेंट फर्म खोलना चाहता है और एक्सपीरियंस के लिए वहां पर काम कर रहा है। माइक गरीब था, मगर इसके बावजूद केविन उसे अपना अच्छा दोस्त मानता है। खैर, डीएम सिक्योरिटीज में ब्रोकर्स जो अपने क्लाइंट के ऑर्डर्स के हिसाब से शेयर्स और सिक्योरिटी को उनके अकाउंट से बाय या सेल करते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। मतलब जितना बड़ा ऑर्डर उतना बड़ा कमीशन। मार्केट 9 बजे स्टार्ट होता है और 3 बजे बंद होता है। मतलब 6 घंटे का टेंशन, और इसी बीच कोई खूब पैसा कमाता है और कोई गवाता है। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर कहें तो बिग मनी के द्वारा स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन तो चलता ही रहता है। स्पेकुलेशन यानी शेयर्स के प्राइस को गिराकर उनको सस्ते भाव पे खरीदो और जब मार्केट में उनकी डिमांड बढ़े तो फिर उन्हें महंगे भाव में बेच दो, जो कि इलीगल है क्योंकि ऐसे स्पेकुलेशन से छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की स्पेकुलेशन को रोकने के लिए जिस तरह हमारे यहाँ सेबी है, ठीक उसी तरह वहां पर फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस, इन शॉर्ट एफएसएस है। खैर, फिर एक दिन माइक को एक क्लाइंट का कॉल आता है। कॉल पर उसे क्लाइंट एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के 20,000 शेयर इतना कह के कॉल कट कर देता है। अब माइक समझ नहीं पाता कि स्टॉक को खरीदे या बेचे। वह थोड़ी देर सोचने के बाद स्टॉक को क्लाइंट के अकाउंट से खरीदता है। लेकिन थोड़ी ही देर में माइक को फिर से उस क्लाइंट का कॉल आता है। वह गुस्से में उसे कहता है कि मैंने शेयर बेचने को कहा था, खरीदने को नहीं। तो अब वह क्लाइंट उसके पैसे वापस मांगता है। माइक की गलती की वजह से उनको क्लाइंट को कंपनी के फंड से पैसा वापस देना पड़ा। इसलिए मैनेजर सबको कहता है कि क्योंकि कंपनी के फंड से क्लाइंट को पैसा देना पड़ा, इस महीने किसी को कमीशन नहीं मिलेगा। तो सब माइक पर गुस्सा होते हैं। अब यह सब लियन देख रहा था। लियन यहाँ का सबसे बड़ा ब्रोकर है और उसका नाम कमीशन लिस्ट में हमेशा टॉप में रहता है। वे माइक से कहता है कि एक जमाने में मेरी भी हालत तुम्हारी तरह थी, पर जब से मैं एक सीक्रेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ काम करने लगा, मेरी हालत सुधरने लगी और मैं इस कंपनी का टॉप ब्रोकर बन गया। लियन माइक से कहता है कि जैक नाम का एक ब्रोकर है, उसके पास मार्केट की सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन रहती है। सब उसके साथ काम करना चाहता है और मैं भी उसके साथ काम करता हूं, क्योंकि जिन्होंने उसके साथ काम किया है वह आज टॉप ब्रोकर बन चुके हैं। अब लियोन की शानो शौकत और सक्सेस देखकर माइक भी जैक के लिए काम करना चाहता है। अब माइक जैक से मिलता है। जैक की पर्सनालिटी देख वह हैरान रह जाता है। जैक उसे एक फोन देता है और कहता है, तुम्हें सैमुअल एसेट नाम का एक अकाउंट हैंडल करना है और तुम्हें इस फोन पर कल एक कॉल आएगा। फोन पे तुम्हें जैसा कहा जाए ठीक वैसा ही करना। अगर तुम ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हैंडल करोगे तो तुम्हें अच्छा खासा कमीशन मिलेगा और आगे हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। जैक ये भी कहता है कि वह ये सब बातें किसी से भी जिक्र ना करें। अगले दिन माइक उस सैमुअल एसेट का डीमेट अकाउंट खोलता है जिसमें $50 मिलियन डिपॉजिट था। वह अकाउंट को डीलिंग के लिए रेडी रखता है। तभी उस फोन पर उसे एक कॉल आता है और उसे कहता है कि मार्केट शुरू होते ही स्प्रेड कंपनी के 15 लाख शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होंगे। उसमें से तुम्हें 9 लाख शेयर्स खरीदने हैं। स्प्रेड एक लार्ज कैप कंपनी है, उसके मार्केट में कभी 50,000 से ऊपर शेयर बेचने नहीं आते, तो कोई इतनी क्वांटिटी में शेयर क्यों बेचेगा। तभी हमें पता चलता है कि एक ब्रोकरेज कंपनी में एक ब्रोकर जो जैक के लिए काम करता है, उसी ने स्प्रेड कंपनी के 15 लाख शेयर्स जैक के कहने पर बेचने के लिए रखा था। अब जैसे ही 9 बजे मार्केट शुरू होता है, माइक 9 लाख शेयर्स खरीदने में लग जाता है। यहां मार्केट में इतनी बड़ी कंपनी का शेयर इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, देखकर हंगामा मच जाता है। माइक जैक के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसमें से सिर्फ 9 लाख शेयर्स खरीदता है। खैर, अब इस ट्रांजैक्शन की खबर डीएम सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट को लगती है, तो उसे विश्वास नहीं होता कि माइक ने इतनी बड़ी डील की है। तो वो उस क्लाइंट को कॉल बैक करके कंफर्म करता है। तब वह क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन देता है कि उसी ने शेयर खरीदने को कहा था, मगर वो क्लाइंट फेक होता है।
अब इस बड़े ट्रांजैक्शन के बाद शेयर मार्केट में उथल पुथल होती है। दरअसल हांगकांग के एक बैंक ने कुछ सिक्योरिटी को मार्केट प्राइस से काफी कम में बेचा होता है और अचानक मार्केट में इतने शेयर्स अवेलेबल होने की वजह से उनकी मार्केट वैल्यू गिरती है, तो इस वजह से पूरा मार्केट भी नीचे गिर जाता है। गिरती हुई मार्केट का फायदा उठा के जैक कई कंपनी के शेयर्स सस्ते दाम पर खरीदता है। 15 लाख में से 9 लाख शेयर्स खरीदना ये तो एक दिखावा था, मगर असली मकसद तो पूरे बिलियन के मार्केट को गिराना था। अब इस डीलिंग की खबर फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस, इन शॉर्ट एफएसएस को लगती है, जो कोरिया के शेयर मार्केट फ्रॉड को कंट्रोल करती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए केस रॉय नाम के एक इन्वेस्टिगेटर को दिया जाता है और रॉय स्प्रेड के स्कैम को लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। मगर स्प्रेड के शेयर बेचने वाला वो ब्रोकर देश छोड़ के भाग गया है, तो अब वह शेयर्स खरीदने वाले सैमुअल एसेट के ऑफिस में पहुंचता है, मगर वो ऑफिस खाली होता है। वहां तो बस एक आदमी होता है जो जैक के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था और अपना कमीशन लेके कब का गायब हो चुका था। तो अब रह जाता है माइक, जो इस ट्रांजैक्शन में ब्रोकर था। तो रॉय उसके पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ रॉय माइक को कहता है कि उसने उसका कमीशन $6 लाख के ऊपर का अमाउंट बहामास में एक ओवरसीज अकाउंट खोलकर वहां डिपॉजिट कर दिया है और किसी को शक ना हो इसलिए अकाउंट मार्क चो यानी फेक नेम से खोला गया था। माइक अब उन पैसों से एक आलीशान फ्लैट खरीदता है और उन पैसों से अपने माता पिता को एक बेहतरीन जिंदगी देने की कोशिश करता है और ये देख दोनों बहुत खुश होते हैं। वह डिनर के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को एक महंगे रेस्टोरेंट लेकर जाता है। फिर उसी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में पहली बार माइक की मुलाकात रॉय से होती है। रॉय अपना विजिटिंग कार्ड माइक को देता है और कार्ड को देख माइक को शक होता है कि कहीं एफएसएस की नजर उस पर तो नहीं है। खैर, अब जैक अगले डील के लिए माइक को मिलने बुलाता है। वह माइक से कहता है कि अगली बार उसे प्रोग्राम ट्रेडिंग करनी होगी। प्रोग्राम ट्रेडिंग मतलब बहुत सारे अलग अलग शेयर्स के ऑर्डर को एक साथ एक बार में एग्जीक्यूट करना। तो अलग अलग शेयर्स का मिलके एक बास्केट बनाया जाता है और उन्हें एक साथ एक बार में बेचने के लिए रखते हैं, जो एक प्रोग्राम के जरिए किया जाता है। अब मार्केट गिरना शुरू होता है तो माइक को बल्क में शेयर्स की ऑर्डर मिलती है। माइक को करीब 139 मिलियन के शेयर्स बाई करने की ऑर्डर्स मिलती है, जो वो प्रोग्राम ट्रेडिंग के जरिए कुछ ही मिनटों में पूरी करता है। टोटल मिला के 700 मिलियन के ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसमें माइक को 1,75,00,000 का कट मिलता है। ये देख ऑफिस के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगता है। अब रात को रॉय माइक को उसके अपार्टमेंट के नीचे मिलता है और उसे कहता है कि अब उसकी नजर उस पर है। यह सुनकर वह टेंशन में आ जाता है। अगले दिन माइक जैक को मिलने बुलाता है और ये सब बात जैक को बताता है। तब जैक उसे दिलासा देता है कि रॉय के पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन तुम डर गए तो बात बिगड़ सकती है, और उसे कुछ दिन के लिए वेकेशन पर बहामास जाने के लिए सलाह देता है। माइक वेकेशन के लिए बहामास निकल जाता है। वहां वह उस बैंक में जाता है जहां जैक ने उसका कमीशन डिपॉजिट किया है और देखता है अपने अकाउंट में $1.41 मिलियन डिपॉजिट है। और यह देख माइक को विश्वास नहीं होता। वह हैरान रह जाता है और खुशी से झूम उठता है। वहां से कुछ पैसे लेकर अब वह एंजॉय करने निकल जाता है, जहां उसकी मुलाकात डेविड से होती है, जिसकी न्यूयॉर्क में एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। दोनों एक दूसरे का विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते हैं। जब माइक वापस आया तो उसने देखा कि एफएसएस के लोगों ने उसके ऑफिस पर रेड डाली है और उसकी वजह है खुद माइक, जिसने पिछले कुछ दिनों में की हुई डीलिंग्स एफएसएस की नजर में आई है, जिसे लेकर डीएम की इंक्वायरी कमेटी उसकी पूछताछ करती है। इस वजह से प्रेसिडेंट लियन को जॉब से निकाल देते हैं और उसका सारा काम माइक को सौंपते हैं, जिससे लियन माइक पर खासा नाराज होता है और उसे भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है। को अब इन सब बातों की परवाह नहीं, वह अपने पैसों की मस्ती में चूर है और बड़ी बड़ी ऑर्डर की वजह से माइक का ऑफिस में रोब भी बढ़ जाता है और कमीशन में उसका नाम हमेशा टॉप में रहता है। दरअसल वो अनजाने में शेयर्स में स्पेकुलेशन कर रहा था, जिसका उसे खुद पता नहीं होता। फिर एक रात माइक को एक अननोन नंबर से फोन आता है। फिर अगले दिन उसे न्यूज से पता चलता है कि बेक नाम का एक ब्रोकर ने सुसाइड की है, और तब माइक को पता चलता है कि वह ब्रोकर भी जैक के साथ काम करता था, क्योंकि माइक उसे एक बार देखा था जब वह जैक से मिलने गया था। अब पुलिस माइक से पूछताछ करती है, क्योंकि सुसाइड करने के पहले बेक ने लास्ट कॉल माइक को किया था। अब ऑफिस में माइक पिछले कुछ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखता है तो उसे पता चलता है कि जिन दो ब्रोकर ने माइक के साथ प्रोग्राम ट्रेडिंग की थी उसमें बेक का भी नाम था। खैर, रॉय माइक की कलीग किम के पास जाता है, क्योंकि किम भी मार्केट में थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन करती है, इसलिए रॉय उसकी भी इंक्वायरी करता है। रॉय उससे कहता है, अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो मेरा एक काम करना होगा। वह किम को माइक की कंप्यूटर से उसका ट्रांजैक्शन डेटा चोरी करके लाने को कहता है। फिर रॉय हैंग नाम का एक ब्रोकर के पास जाता है जो जैक के लिए काम करता है।
रॉय उसका भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, क्योंकि उनके शक के दायरे में वह भी आ चुका था। अब हैंग लियन से मिलता है। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि हैंग ने ही लियन को जैक के साथ काम करने के लिए कहा था। दोनों को आप पता चल चुका था कि जैक उन्हें मोहरा बनाकर असली गेम खेल रहा था, और अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वह दोनों फंसेंगे। इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि वह दोनों रॉय का साथ देगा और जैक को पकड़ने के लिए उसकी मदद करेगा। दूसरी तरफ माइक हैंग के ऑफिस जाता है उससे मिलने के लिए। तभी वह वहां देखता है कि हैंग ने बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लिया है, लेकिन वह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि जैक ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए उसे मरवाया था। यह सब देख माइक अब टेंशन में आ जाता है। केविन माइक को समझाता है कि वो जो कुछ कर रहा है उससे वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है और उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, और रॉय भी उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। लेकिन माइक उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। खैर, जैक माइक को मिलने बुलाता है। जब वह जैक से मिलता है तो जैक उससे कहता है कि उसे अब नेकेड शॉर्टिंग करनी होगी, जो शेयर मार्केट में इलीगल है। काम 35 मिलियन का है, जिसमें माइक का कट 5 मिलियन का होगा। नेकेड शॉर्ट सेलिंग, जिसमें बिना शेयर उधार लिए ही उन्हें बेच दिया जाता है, यह सामान्य शॉर्ट सेलिंग से अलग है, जहां पहले शेयर उधार लिए जाते हैं और फिर बेचे जाते हैं। लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग में यह भी नहीं देखा जाता कि वो शेयर असल में अवेलेबल हैं भी या नहीं, और फिर भी उन्हें बेच दिया जाता है। इससे शेयर की कीमत पर गलत तरीके से दबाव बन सकता है, जिससे मार्केट में उतार चढ़ाव और हेर फेर हो सकती है, खासकर जब वह शेयर बड़ी क्वांटिटी में हो। अब दूसरे दिन माइक को क्लाइंट का फोन आता है और वो उसे सिग्नल टेक कंपनी के 70,000 शेयर्स खरीदने बोलता है। जैसे ही माइक उसे खरीदने में लग जाता है, तभी एक और क्लाइंट का फोन आता है, वो उसे और 80,000 शेयर्स खरीदने बोलता है। दरअसल जैक दूसरे क्लाइंट के थ्रू शेयर खरीद रहा था, और ऐसा करके वह उस कंपनी के पूरे 20 मिलियन के शेयर्स माइक के जरिए लो प्राइस में बाय कर लेता है। माइक न्यूज में देखता है कि 2 दिन पहले सिग्नल टेक कंपनी में आग लग गई थी, जिसका फायदा उठा के जैक ने नेकेड शॉर्ट सेलिंग करके सिग्नल टेक के काफी शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल है करके दिखाया था, जिससे डर कर इन्वेस्टर अपने शेयर्स मार्केट में बेचने लगता है, जिससे उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगता है। इसी का फायदा उठा के जैक उन्हें कौड़ियों के भाव खरीद लेता है। माइक अब पूरा खेल समझ जाता है और उसे यकीन था कि आग भी जैक ने ही लगाई है। दरअसल सिग्नल टेक जैसे जो कंपनी बैंकरप्ट होता है, उनके शेयर्स के प्राइस को पूरे बॉटम तक ले जाके जैक उन्हें पूरी तरह से कौड़ियों के भाव में खरीदता है और कंपनी पे कब्जा करके फिर उन कंपनी के एसेट्स को बेचता है और $1 मिलियन का प्रॉफिट कमाता है। दूसरी ओर किम मौका देखकर माइक के कंप्यूटर से पेन ड्राइव पे उसकी ट्रांजैक्शन की डेटा चोरी करती है। जैक लियन का एक्सीडेंट करवाता है, जिसकी वजह से वह कोमा में चला जाता है, और जैक माइक को हॉस्पिटल बुलाकर उसे लियन की हालत दिखाते हुए धमकाता है कि अगर उसने उसके साथ गद्दारी की तो उसकी भी हालत उनकी तरह होगी। अब माइक पूरी तरह से फंस चुका था। इधर रॉय सिक्योरिटी यूनिट के साथ डीएम सिक्योरिटी पे रेड डाल के उनके सारे अकाउंट्स की फाइलें जब्त करता है। रॉय माइक को अपने साथ ले जाता है। रॉय उसे दिखाता है कि कितने सारे ब्रोकर्स और कंपनियां जैक की वजह से बर्बाद हुई हैं। रॉय सबूत के रूप में उसे दिखाता है कि उसके पास माइक की सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी है जो किम ने उन्हें दिया है। तभी माइक को मैसेज आता है कि केविन की फादर की कंपनी यूजिंग डूब चुकी थी और बैंकरप्सी की कगार में है। तभी उसे बोर्ड पे दिखाई देता है कि अब जैक का अगला शिकार केविन की फादर की कंपनी है। तब उसे सब समझ आ जाता है कि जैक नेकेड शॉर्ट सेलिंग करके केविन की फादर की कंपनी कौड़ियों के भाव खरीदना चाहता है। अब रॉय उसे ऑफर देता है कि अगर वह जैक को पकड़ने में उसकी हेल्प करेगा तो वो उसे छोड़ देगा। खैर, अब माइक केविन को जाके मिलता है और उससे वादा करता है कि कल जब मार्केट ओपन होगा तब तुम्हारी कंपनी की यानी वूसंग की शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जो अब बॉटम पर है। मैं तुम्हारे फादर के कंपनी के सब शेयर बाय करूंगा। तब केविन कहता है कि उसके अंकल कंपनी को सस्ते में किसी और कंपनी को बेचना चाहता है। तब माइक उनसे कहता है कि जल्दबाजी में कंपनी को सस्ते में मत बेचो, उसे मैं ऊपर उठाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन सुबह मार्केट खुलते ही माइक अपने कलीग से कहता है कि वूसंग के सब शेयर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से खरीदो, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरी तरफ केविन अपने अंकल को उनके हिस्से के शेयर्स बेचने को रोकता है और उन्हें थोड़ा वेट करने बोलता है। इस दौरान जैक माइक को कॉल करता है, लेकिन माइक उसका कॉल रिसीव नहीं करता। इस डील का पता रॉय को चलता है और वह ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की ऑफिस की ओर निकलता है। अब माइक मार्केट में वूसंग के 9 मिलियन के शेयर्स बेचने के लिए अवेलेबल कराता है, जो माइक ने ही ग्लोबल के अकाउंट से कुछ घंटे पहले खरीदा था। अब यहां हमें माइक का असली प्लान पता चलता है। आपको याद होगा माइक डेविड से बहामास में मिला था
और उसकी न्यूयॉर्क में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो माइक डेविड के जरिए वूसंग का शेयर खुद खरीदता है। अब सवाल आता है, माइक के पास इतना पैसा आया कहां से? तो बहामा के बैंक में जहां माइक का आज तक की कमाई लगभग $7 मिलियन जमा था, वही उस पैसे से वूसंग के शेयर्स को डेविड के कंपनी के जरिए खरीदता है। अब मार्केट में वूसंग के शेयर की कीमत बढ़ती है तो ज्यादातर इन्वेस्टर और केविन के अंकल अपने शेयर नहीं बेचता। इससे जैक का वह कंपनी खरीदने का प्लान फेल हो जाता है, जिससे वह बहुत गुस्सा होता है। जैक अपने किलर को माइक को मारने भेजता है, लेकिन सिक्योरिटी के लोग माइक के साथ होने के कारण किलर कुछ कर नहीं पाता। अब रॉय जैक की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी पे रेड डालता है, मगर जैक निकल चुका था। जब रॉय जैक को किसी भी हाल में पकड़ना चाहता था तो माइक उससे कहता है ये जैक जरूर उसे मिलने बुलाएगा, जैसा कि माइक ने सोचा था। जैक उसे मिलने मेट्रो स्टेशन बुलाता है। माइक उससे मिलने वहां पहुंचता है, लेकिन जैक को माइक के साथ बातें करते समय उसको पता चलता है कि माइक ने अपने कोट में माइक्रोफोन छुपाया है, जिसके जरिए उनकी बातें रॉय सुन रहा है। तभी जैक का किलर माइक के पेट में चाकू से वार कर देता है, लेकिन रॉय आके उस किलर को पकड़ता है और साथ ही जैक को भी पकड़ता है। जैक को लगता है उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन माइक उन्हें वो रिकॉर्डर देता है जो उसने जैक से उसकी पहली मुलाकात से उनकी बातें रिकॉर्डिंग की थी। अब रॉय जैक को अरेस्ट करके ले जा रहा होता है तो मौका देख के माइक ट्रेन से भाग जाता है और रॉय को फोन करके सब लोकेशन बताता है जहां उसने जैक की दी हुई फोन वगैरह छुपाया था। तभी ट्रेन में बैठ के माइक की नजर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे एक आदमी पे जाती है और यहीं पर मूवी खत्म होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।